अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। इस वक्त जहाज पर कब्जा कर लेना बहुत ज़रूरी है। चौंका ओशियन ट्रेजर के लिए इस पर बेहतरीन मालूमात मौजूद हैं और उन मालूमात का ओशियन ट्रेजर को इल्म होना बेहद ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि कुछ अरसे के बाद मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और फिर सारा काम यूं ही धरा रह जाएगा। चुनाचा इस वक्त इस बात की अहम तरीन ज़रूरत है कि इस जहाज़ पर जिस तरह भी मुमकिन हो कब्जा कर लिया जाए। उसके बगैर और कोई काम मुमकिन नहीं हो सकता। क्या मैं पॉइंट 77 से इस बात की तवक्का रख सकती हूँ कि वो जहाज़ पर हमला करके जहाज़ को अपने काबू में कर लेगा और ओशियन ट्रेजर के लिए वो कारनामा सर अंजाम दे जिसके लिए मुझे ये तवील महम सर अंजाम देना पड़ी। शाउट चंद लम्हात खामोश रहा, फिर उसने कहा, लेकिन मैडम, बहुत से ऐसे परेशान कुन हालात हैं जिनकी वजह से मैं आपसे वादा नहीं कर सकता और मुझे एक तवील वक्फा दरकार होगा। इसके लिए मैं दूसरे पॉइंट से राब्ता कायम करके अमदाद तलब करूंगा, लेकिन इस अमदाद के आने में 15 से 20 मिनट रोज तक लग सकते हैं। क्या इस दौरान जहाज यहाँ से रवाना हो सकता है? जहाज के बारे में तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त अपने लंगर उठा दे। तब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? शाउट, यहाँ इस जगह जहाँ आप मुकीम हैं आपकी अफरादी कुव्वत क्या है? इसके अलावा आपके पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिनसे आप जहाज पर हमला करें? मजीद ये कि क्या जहाज तक पहुँचने के लिए आपके पास वसाइल हैं? शाउट ने एक लम्हे तवक्कुफ किया, फिर बोला, पॉइंट 77 दरअसल सिर्फ एक पॉइंट है। यहाँ ऐसे आलात मौजूद हैं जिनसे समुंदर के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं और मुकर्रर वक्त पर ये मालूमात ओशियन ट्रेजर को फराहम कर दी जाती हैं। समुंदर के मखसूस हिस्सों में हम लोग काम करते हैं और मेरे साथ जो अफराद मौजूद हैं उनकी तादाद सिर्फ 30 है और इन 30 अफराद में ज़्यादातर समुद्री गोताखोर और समुद्री अशिया के माहिरीन हैं। ये लोग जंगो वजदल से नहीं जानते। सिर्फ 10 आदमी ऐसे हैं जो मुहाफ़ज़ का काम सर अंजाम देते हैं। जिस इलाके में हम रहते हैं ये इंतहाई वसी और अरीज़ जंगलात पर मुश्तमिल है और यहाँ नीम वहशी लोगों की बहुत बड़ी आबादियाँ फैली हुई हैं। ये नीम वहशी लोग किसी महज़ब दुनिया से ताल्लुक़ रखते होंगे, बल्कि उनमें से ज़्यादातर अफराद हैं जिनको महज़ब दुनिया ने मौत की जानब धकेल दिया था और उन्होंने महज़ब दुनिया से फरार हासिल करके यहाँ ज़िंदगी को अपनाया। ये छोटे छोटे कबीलों की शक्ल में अपनी आबादियाँ बनाकर रहते हैं और किसी न किसी तरीके से महज़ब दुनिया में जाकर लूट मार करते हैं। समुद्री लूटमार भी इनके प्रोग्रामों में शामिल है, बशर्ते कि कोई तूफान में फंसा हुआ जहाज इनके इलाके में आ निकले। इसके अलावा और भी दूसरे छोटे छोटे वसाइल पैदा किए हुए हैं। उन्होंने इधर उधर लूट मार करते फिरते हैं। निहायत वहशी और गैर मुहज़्ज़ब किस्म के लोग हैं, हालांकि इनमें से बाद बहुत अच्छे तालीब याफ्ता हैं। मेरी एक मुलाकाती आडुन टूम से है जिसका कबीला तकरीबन 1500 अफराद पर मुश्तमिल है और उन 1500 अफराद में तकरीबन 600 खतरनाक ताकतवर किस्म के मर्द हैं, बाकी औरतें और बच्चे वगैरह। ये लोग समुंदर के माहिर हैं और उन्हें मखसूस तरीके की छोटी छोटी कश्तियां बना रखी हैं जिनमें ये लूट मार करने के लिए जाते हैं। वैसे तो ये लोग निहायत कार आमद हैं, लेकिन वही मसला दरपेश है। क्या? कार्था ने बेचैनी से पूछा। इन्हें लूट मार के लिए माल दरकार होता है। अगर फर्ज कीजिए मैं आडोनोम को अखनातून पर लूट मार करने के लिए आमादा कर लूं तो ये अखनातून खाली करके रख देंगे और उसके बाद बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं। हाँ, अगर उन्हें लूट मार के लिए ऐसी चीजें मिल जाएं तो फिर वो जिंदगी की बाजी लगाने को तैयार हो जाएंगे। गार्था के हलक से कहका निकल गया और वो बोली, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास वसाइल नहीं हैं और ये वसाइल तुम्हें बाहर से इकट्ठा करने पड़ेंगे। मैं समझा नहीं मैडम, शाउट ने मुतहराना अंदाज में कहा। इस जहाज पर सोने का इतना बड़ा जखीरा मौजूद है कि शायद तुम्हें
बाद ममालिक के सरकारी बैंकों में भी ना मिले, और ये सोना इस जहाज पर अंबार है और वो लोग इस सोने को बाआसानी हासिल कर सकते हैं। क्या आप दुरुस्त कह रही हैं? मैं तुम्हें जो कुछ बता रही हूँ उसका एक एक लफ्ज दुरुस्त है। सुनो, ये सोना उन्होंने समुंदर से निकाला है और इस वक्त ये जहाज पर है। अगर तुम्हारा वो दोस्त लूट मार का शौकीन है तो मेरा ख्याल है कि सोने का इतना बड़ा जखीरा उसे हजारों आदमियों की कुर्बानी देकर भी हासिल नहीं हो सकता। मैं उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करती हूँ। अगर ऐसा काम हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। शाउट एक बार फिर खामोश हो गया और इस बार वो काफी देर तक सोचता रहा। कुछ देर के बाद उसने कहा, इन तमाम इंतजामात के लिए मुझे 24 घंटे दरकार हैं। ठीक है, तो फिर मुझे कब इत्तला दोगे? अब से 8 घंटे के बाद मैं आपको ये इत्तला दूंगा कि डूम से मेरी क्या बातचीत हुई, और हो सकता है उसी वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि फैसला क्या है। ओके, गार्था ने कहा और उसके बाद ट्रांसमीटर बंद कर दिया। उस गुफ्तगू से वो काफी मुतमिन नजर आ रही थी और उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। अखनातून पर एक अजीब सी खामोशी और उदासी तारी थी। कैप्टन इस काम से फारग होने के बाद जहाज के इंतजामात संभालने में मसरूफ हो गया। शाबान उसके साथ तमाम कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा था। खलासियों की बहुत बड़ी तादाद को जहाज के कामों में मसरूफ कर दिया। इंजन रूम का तमाम इंतजाम संभाल लिया, करेने वगैरह वहां से हटा ली और दीगर इंतजामात करने लगे। बिल्कुल ही नया तरीका इख्तियार किया गया था। जेकास, किशन दास और गन पावर भी इस वक्त अपने मामूलात से हटकर कैप्टन एडगर का साथ दे रहे थे। शाबान को कैप्टन से अलग मसरूफ किया हुआ था और वह सारे काम एडगर की हदायत के मुताबिक सर अंजाम दे रहा था। आरडी शॉर्ट ने मुकर्ररा वक्त पर गार्था से राब्ता किया। वो इंतजार कर रही थी। मैडम गार्था, हाँ मैं मौजूद हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। सुनाओ, गार्था बोली। मैंने आर्डनू डोम को तैयार कर लिया है। वो जहाज पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पॉइंट 77 से जहाज को देखा जा सकता है। गो फासला काफी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास ऐसे जराए मौजूद हैं कि हम उसे बाआसानी देख सकते हैं। मैंने डोम को भी आपका ये जहाज दिखा दिया है और सारी मालूमात फराहम कर दी हैं। मैंने उसे बता दिया है कि जहाज से ज्यादा मुताफत नहीं की जाएगी। जहाज पर पहुंचने के बाद उसे चंद हथियारों का सामना करना पड़ेगा। डूम तैयार हो गया, लेकिन सोने के सिलसिले में बहुत ज्यादा पुरजोश है और मैंने उसे आखिरी वादा किया है कि उसे सोने की ज़खायर जहाज पर मिल जाएंगे और रात 4 बजे के बाद डूम अपने हमले का आगाज करेगा। ये वक्त उसके लिहाज से मुनासिब है क्योंकि तारीकियों में वो जहाज की जानब सफर करेगा और जहाज चौंका लंगर अंदाज है और आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए उस पर ज्यादा लोग मुस्तैद नहीं होंगे और ये वक्त डूम के जहाज पर पहुंचने के लिए मुनासिब तरीन होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सुबह होने तक वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा। उसके साथ कितने अफराद होंगे? उसके साथ तकरीबन 4 नौजवान होंगे। 400 नौजवान होंगे। बहुत हैं। जहाज तक पहुंचने के जराए क्या होंगे? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डूम की अपनी ईजाद की हुई छोटी छोटी कश्तियां उस सिलसिले में उसकी मुआवन साबित होंगी। हर कश्ती पर सिर्फ एक आदमी होता है, एक कश्ती पर एक आदमी। हाँ मैडम, आपको मैं इन कश्तियों की साखत बताए देता हूँ। दरख्तों के तनों के तकरीबन 4 फुट लंबे टुकड़े बनाए जाते हैं। दरमियान में एक खौल होता है। वैसे भी ये टुकड़े अंदर से खाली कर लिए जाते हैं। उस खोल में बैठने की जगह होती है और बैठने वाले का आधा जिस्म ऊपर निकला हुआ होता है। दोनों तरफ छोटे छोटे पतवार होते हैं जिनसे वो कश्तियों को इस बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ाते हैं कि आपको इसमें इंजन लगे हुए महसूस होंगे। ये है उसका मखसूस तरीक़ेकार और मेरा ख्याल है तकरीबन 400 कश्तियां अखनातून के इर्द गिर्द पहुंच जाएंगी। ओह मेरे खुदा, अजीबो गरीब मंजर होगा। अगर आप चाहें तो रात को 4 बजे ये मंजर देख सकती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, गार्था ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। मैडम, आपसे इस वक्त तक के लिए इजाजत चाहता हूँ जब तक कि डूम का कब्जा अखनातून पर ना हो जाए। उस कब्जे के बाद
डूम अखनातून को साहल तक ले जाएगा। मैंने उसे मुकम्मल हदायत जारी कर दी हैं। क्या तुम में से कोई जहाज पर नहीं पहुंच सकता? नहीं मैडम, लेकिन डूम को आपके बारे में मुकम्मल तफसीलात बता दी गई हैं। वो खुद आप तक पहुंच जाएगा। आम हालात में वो एक इंतहाई ज़हीन आदमी है और आप उसे किसी भी तरह महज़ब दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में अलग नहीं पाएंगे। ये दूसरी बात है कि उसका तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ है। बहरहाल ये सब बात की बातें हैं, मैंने आपको ये इत्तला दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरडी शाउट, तुम्हारी ये कारकर्दगी ओशियन ट्रेजर के लिए एजाज होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करती हूँ। ओके मैडम, शाउट ने कहा और उसके बाद सिलसिला मुंतके हो गया। गार्था ने ट्रांसमीटर उस महफूज जगह रख दिया। अब इस इंतजार में उसका वक्त गुजरना था कि डूम की जानब से अखनातून पर हमला कब होता है। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अर्तका हाशमी को खुद ही उसका ख्याल आया और कुछ देर बाद वो उसके पास पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो गार्था ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अर्तका हाशमी अंदर दाखिल हुआ। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था क्लोपेट्रा? इसलिए मैंने ये सोचा कि अब तुम शायद वापस ना आओ। क्यों? अर्तका आदमी ने उसे तीखी निगाहों से देखते हुए कहा। बहुत अरसे के बाद तुम अपनी उन बीवियों के साथ रहने का मौका मिला है और वह उसका हक रखती हैं। अर्तका हाशमी एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बदस्तूर मायूसी और गम के आसार थे। गार्था ने उसे देखा और हंसकर बोली, यकीनन तुम्हारा वास्ता इन हालात से कभी नहीं पड़ा होगा अमीर, लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होना मुनासिब नहीं। अर्तका हाशमी ने गहरी निगाहों से गार्था को देखा और बोला, हालात इतने बुरे हो जाएंगे मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये लोग इंसान दोस्त नहीं हैं अर्तका हाशमी, इनके लिए अफसुर्दा होना बेकार है। सारा कसूर उनका भी नहीं है क्लोपेट्रा, हमने भी बहुत सख्तियां की थी उनके साथ। मैंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कैप्टन एडगर से, बल आखिर वो भी इंसान हैं। उनके जहन में इंतकामी जज्बे पैदा हो गए, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अगर हम किसी तरह वापस मिस्र पहुंच जाएं तो यह हमारी खुशबख्ती होगी, वरना मुझे तो इसके अमकानात नहीं नजर आते। गार्था हंसने लगी। फिर उसने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन हालात में मायूस हो गई हूँ तो ये तुम्हारी गलती है। तुम इस बात का एतराफ करोगे कि मैंने उस जहाज को बहरी कज़ाकों से बचाकर सलामत रखा और इस जहाज की सलामती इस वक्त भी मेरी मुट्ठी में है। देखो ये मेरी मुट्ठी बंद है और अगर ये मुट्ठी खुल गई अमीर हाशमी तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा, समझे। मेरी इस मुट्ठी में अखनातून की तकदीर है। गार्था का लहजा बेहानक हो गया और वह एक बार फिर उसके शहर में गिरफ्तार हो गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वो सोच रहा था कि आखिर ये औरत क्या है। वैसे उसके ये अल्फाज तो अब अमीर हाशमा को दीवानगी सी महसूस होते थे, क्योंकि इन हालात में क्या हो सकता था। अब भी कोई फैसला नहीं हो पाया था कि बाहर आवाजें उभरी और फिर 4 आदमी अंदर दाखिल हो गए जो जहाज ही के कारकुन थे। उनमें से एक ने सर्द लहजे में अमीर अर्तका हाशमी से कहा, आपको कैप्टन एडगर ने तलब किया है, वो आपका तन्हा इंतजार कर रहे हैं। आप इस वक्त इन खातून को अपने साथ नहीं लाएंगे। अर्तका हाशमी ने गार्था की तरफ देखा तो वह तंजिया अंदाज में बोली, हाँ जाओ, शायद वो तुम्हारे सामने कोई नया मुतालबा रखना चाहता है। अर्तका हाशमी ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उन लोगों के साथ चल पड़ा। काली रात ने समुंदर का पानी अपने रंग में रंग दिया था। ताहद्दे निगाह एक बिखरा खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। किसी सिमत रोशनी की कोई रमक नहीं थी सवाए अखनातून की रोशनियों के, जो एक थोड़े से इलाके को मुनव्वर कर रही थी। अखनातून पर भी मुकम्मल खामोशी और सन्नाटे का राज था। रात आधे से कहीं आगे बढ़ चुकी थी और गालबन इस वक्त 4 बजे का वक्त होगा। इससे पहले कि रात को तकरीबन 12:30 बजे कैप्टन ने जहाज पर आखिरी गश्त किया था। तमाम मामलात पुरसकून थे। चुनाचा उसने बुर्ज पर सेकंड अफीसर की ड्यूटी लगा दी और सेकंड अफीसर अपने मातहत के साथ बुर्ज पर आ बैठा। जहाज चौका लंगर अंदाज था और समुद्री जरूरियात इस वक्त बिल्कुल खत्म थी, इसलिए तमाम ही लोग आराम करने लेट गए और गहरी नींद में डूबे हुए थे। शाबान ने तकरीबन 1:30 बजे अपना एक गश्त मुकम्मल किया था और उसके बाद अपने कैबिन में जाकर सो गया। हर शख्स इस वक्त गहरी नींद में डूबा हुआ था। उस खामोश
और पुरइसरार माहौल में बुर्ज पर मौजूद सेकंड अफीसर और उसके मातहत को भी नींद सताने लगी। वैसे उन्हें रात की ड्यूटी सर अंजाम देना थी। चुनाचा जिस हद तक मुमकिन हो सका वो अपने आप को चौकस रखने की कोशिश करते रहे। फिर भी माहौल ने उन पर नींद का गलबा तारी कर दिया और वो अपनी जगह बैठे बैठे ही किसी कदर गनूदगी के आलम में डूब गए। फिर न जाने किस आवाज से उनकी आंख खुल गई। सेकंड अफीसर ने अपने मातहत की जानब देखा और आहिस्ता से बोला, क्या बात है? कुछ नहीं सर। कोई आवाज सुनी है तुमने? नहीं सर, कोई आवाज नहीं। फिर तुम जाग कैसे गए? मैं तो सो नहीं रहा था सर। ये आवाज कैसी है? सेकंड अफीसर ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। पहले उसने अपने आसपास निगाहें दौड़ाईं, लेकिन उन अजीब आवाजों का राज उसे मालूम नहीं हो सका, जो न जाने कहां से बुलंद हो रही थी। शराब शराब की हल्की हल्की आवाजें, जैसे कोई चीज पानी में गोता लगा रही हो। उस आवाज के बारे में बहुत देर तक बाद अंदाजा हो गया, क्योंकि ज़हन सोए हुए थे। सेकंड अफीसर ने अपने मातहत को साथ लिया, उस जगह आकर खड़ा हुआ जहां से समुंदर का नजारा किया जा सकता था। तभी उसने एक अनोखी चीज देखी जिसे वो अपने वहम के सिवा और कुछ नहीं करार दे सकता था। जहाज के इर्द गिर्द चारों सिम से हल्की हल्की स्याहियां उमड़ रही थी, मुतहरक स्याहियां। न जाने ये क्या चीज थी। ये वहम नहीं हो सकता था, क्योंकि ये स्याही चारों तरफ से उनकी तरफ बढ़ रही थी। सेकंड अफीसर ने अपनी दूरबीन उठाई और आंखों से लगा ली, लेकिन तारीकी में वो सही तौर पर अंदाजा नहीं लगा सका कि ये मुतहरक शय क्या चीज है। हो सकता है मछलियों का कोई गौल हो, लेकिन वो जहाज ही की जानब बढ़ रही थी। अखनातून कोई मामूली जहाज नहीं था कि उसे मछलियों से खतरा पैदा हो सकता। इसके बावजूद चौंका ये जलगार चारों तरफ से हो रही थी, इसलिए बाइसे तवज्जा थी। चौंका बात में समझ में नहीं आ रही थी। सेकंड अफीसर फौरी तौर पर कोई भी अमल नहीं कर सकता था। इसका मातहत भी दीवानों की मानत इधर से उधर निगाहें घुमा रहा था। हर सिमत एक ही मंजर नजर आ रहा था, कोई काली और मुतहरक चीज जो आहिस्ता आहिस्ता जहाज की जानब बढ़ रही थी। लेकिन ये भी उनका इब्तदाई ख्याल था, क्योंकि जहाज की जानब बढ़ने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता नहीं थी, बल्कि उनका फासला कम से कम होता जा रहा था। फिर जब वो मुतहरक शय या मुतहरक तूफान जहाज के बिल्कुल नजदीक पहुंचा, तो अखनातून पर जलती हुई मदम रोशनियों ने जो जहाज के चंद गज के फासले का अहाता किए हुए थी, उस शय को नुमाया कर दिया। लेकिन ये भी एक नाकाबिले यकीन मंजर था। ये छोटी छोटी डोंगियां थी जो बहते हुए इस जानब आई थी, और उनकी तादाद का कोई अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। डोंगियों के दरमियान में सुराख था और उस सुराख में आधे इंसान बैठे हुए नजर आए। उनके दोनों हाथ पतवारों पर चल रहे थे और रफ्तार इतनी तेज थी कि आन की आन में वो जहाज से टकराते, और उसके बाद वो हल्की हल्की आवाजें बुलंद होने लगी। सेकंड अफीसर और उसका मतहत ये अंदाजा नहीं लगा सके कि ये आवाजें कैसी हैं, लेकिन अब अपनी निगाहों पर वो धोखा भी नहीं खा सकते थे। चुनाचा फौरी तौर पर जहाज वालों को होशियार करना जरूरी था। सेकंड अफीसर ने खुद ही छलांग लगाकर अलार्म का बटन दबाया और पूरे जहाज में अलार्म की भयानक आवाजें गूंजने लगी। सायरन खौफनाक अंदाज में चीखे तो आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में मस्त लोगों की नींदें टूटने लगी। लेकिन दूसरी जानब से जो कुछ हो रहा था वो नाकाबिले यकीन था। वो आवाजें जो बाद में सुनाई दी थी आहनी आंकड़ों की थी। जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसते जा रहे थे और उन आंकड़ों से बंधी हुई रस्सियों से लोग ऊपर आ रहे थे। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, जैसे वो रस्सों पर चढ़ने के माहिर हों। अब सेकंड अफीसर को यह अंदाजा लगाने में दिक्कत नहीं पेश आई कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, और वो डूंगियां जो इस जानब बढ़ी हैं किसी अहम वाक़े की जानब इशारा करती हैं। अलार्म की आवाजें सुन सुनकर लोग अपने अपने कैबिनों से बाहर आने लगे। चौका सूरत हाल किसी के इल्म में नहीं थी और उनके जहन अभी तक नींद की आगोश में डूबे हुए थे, इसलिए सही अंदाजा कोई भी ना लगा सका। तमाम ही लोग बाहर निकल आए और एक दूसरे से सूरत हाल मालूम करते फिर रहे थे, लेकिन इसमें उन्हें ज्यादा वक्त ना लगा और सूरत हाल खुद उनकी निगाहों के सामने आ गई। वो तकरीबन नीम बरहना थे। सिर्फ उनके जिस्म के खास हिस्सों पर जानवरों की खालें मखसूस अंदाज में लिपटी हुई थी। बदन इंतहाई कवी हिकल और जिस्म तकरीबन स्याही माहल या सांवले थे। उनकी तादाद इतनी थी कि यकीन नहीं आता था। इंतहाई वहशियाना अंदाज में वो जहाज पर छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और पहला गिरोह जो उन्हें नजर आया वो यही था जिसमें असद शहरादी और उसके दूसरे साथी शामिल थे। कैप्टन के हलक से एक तेज आवाज निकली, लेकिन उसी
वक्त एक कवि हैकर शख्स ने बुलंदी से उस पर छलांग लगाई और उसे अपनी लपेट में लेता हुआ जमीन पर लौट गया था। वो इतना फुर्तीला था कि जमीन पर शाने लगाते ही उठ खड़ा हुआ। अलबत्ता एडगर के जिस्म को काफी ज़रबें लगी थी और उस शख्स ने दूसरे लम्हे एडगर की गर्दन पर एक चौड़ा खांडा रख दिया जिसकी धार इंतहाई तेज थी। वो मुंह से कुछ नहीं बोला था। उनके चेहरों पर ऐसी खौफनाक वहशत तारी थी कि देखने से दिल दहलता था। वैसे भी रोशनियां इतनी तेज नहीं थी कि उनका सही जायजा लिया जा सके। आने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक एक फर्द पर कितने ही आदमी मुसल्लत हो गए। उन्होंने अभी तक उन्हें कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस तरह नजर आ रहा था कि अगर किसी ने जरा बराबर मुदाखलत की तो वो मौत का शिकार हो जाएगा। एक भी हथियार ना उठाया गया, एक भी गोली ना चलाई गई, कहीं से कोई भी मुकाबला नहीं हो सका। मुकाबला किया जाता भी तो किससे? इतने थे ये कि अगर 10-20 मारे भी दिए जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आन की आन में पूरे जहाज पर फैल गए और उनकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही थी। अब उनके हलक से मदम मदम आवाजें भी निकलने लगी थी और उधर गिरफ्तार होने वालों को ये अंदाजा हो गया कि मौत उनके बिल्कुल करीब है और इस वक्त उनकी सांस की जरा सी गलत जुम्बश भी उन्हें मौत से हमकिनार कर सकती है। आने वालों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। अलबत्ता जहाज वाले कभी कभी चीख पड़ते। बात उनकी समझ में नहीं आई। गारथा और अर्तका हाशमी को भी उनके कैबिनों से निकाल लिया गया। वो पहरेदार जो उनकी जवान की जिम्मेदारी कबूल किए हुए थे मदाफत नहीं कर सके और उनसे उनके हथियार छीन लिए गए। गालबन ये नीम वैशी लोग हथियारों से वाकिफ थे, चुनाचा फौरी तौर पर उन्होंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए हथियारों पर कब्जा कर लिया था। ये एक अलमनाक सानहा था जिसे अजीबोगरीब तरीके से महसूस किया जा रहा था और फिर उस हौलनाक सन्नाटे में गारथा वरथा के खौफनाक कहके गूंजने लगे। अमीर अर्तका हाशमी उस बेहानत औरत को देख रहा था और गारथा चिल्ला रही थी, मैंने तुमसे कहा था ना अमीर हाशमी कि बुलाएं मेरी मुट्ठियों में बंद हैं और जब ये मुट्ठियां खुलेंगी तो ये बुलाएं तुम पर मुसल्लत हो जाएंगी। वो कहके लगाते हुए बोली, तुमने मुझे गिरफ्तार कराया था कैप्टन एडगर और अब तुम अपनी जिंदगी के बदतरीन लम्हात का मजा चखो। मुआरला साकत खड़ा हुआ था क्योंकि उसे ये अंदाजा था कि सामने खड़े हुए 3 अफराद उसी पर नगरां हैं और उनके हाथों में दबे हुए हथियारों का जो कुल्हाड़ों खांडों और अजीबोगरीब साखत के बने हुए थे, लोहे की कमानों पर मुश्तमिल थे। एक लम्हे में इंसानी जिंदगी का खात्मा कर सकते हैं। जहाज के निचले हिस्से में उन कैदियों को भी निकाल लिया गया था। आने वाले किसी के साथ कोई रियायत नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर एक कवि हीकल आदमी जो बहुत लंबा और बहुत चौड़ा था आहिस्ता आहिस्ता गारथा की जानब बढ़ा, जो यहाँ जहाज पर सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही थी और उसके अल्फाज जहाज पर गूंज रहे थे। वो उसके करीब पहुंच गया और उसने आहिस्ता से कहा, गारथा वरथा, हाँ आर्नोडूम मैं ही हूँ। मैडम, मिस्टर आर.डी. शॉर्ट ने मुझसे कहा है कि जहाज पर आपके अहकामात की तामील की जाए और जहाज पर कब्जा करने के बाद बाकी जिम्मेदारियां आपको दे दी जाएं और इस वक्त आपको मेरी रहनुमाई करनी होगी। बिल्कुल, क्या तुम्हारे आदमियों ने जहाज के एक एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, इसके बावजूद वो लोग जहाज के मुख्तलिफ गोशों में तलाशी लेते फिर रहे हैं। अरछे के इस हिस्से में उन सबको कतार की शक्ल में बिठा दो और इसके बाद सुबह होने का इंतजार करो। गारथा ने जवाब दिया। ये अल्फाज उसने आहिस्ता नहीं कहे थे और तकरीबन तमाम ही निगाहें उसकी जानब नगरां हो गईं। कवि हैकल आदमी ने एक अजनबी नाम से मुखातब किया था और जो गुफ्तगू उसने की वो अंग्रेजी ही में की थी और उसके अल्फाज को सब समझ रहे थे, लेकिन ये एक नाकाबिल यकीन बात थी, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। गारथा का राब्ता उन लोगों से कैसे हुआ और वो लोग उसे किस नाम से मुखातब कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त किसी की बात का कोई जवाब नहीं मिल सकता था। खौफनाक आदमी चारों तरफ घूमते फिर रहे थे और बाद में भी वो कई ऐसे लोगों को पकड़ कर लाए जो जहाज के मुख्तलिफ गोशों में छुप गए थे और अब तकरीबन हर फर्द गिरफ्तार होकर अरशे पर पहुंच चुका था और वहां वो लोग उनकी कतारें लगा रहे थे। किसी को भी मुआफ नहीं किया गया था सवाए गारथा के। अमीर अर्तका हाशमी की बीवियां भी मुख्तलिफ जगहों पर बैठी हुई थर थर कांप रही थी। तमामी लोगों के साथ यकसा सलूक किया जा रहा था। यूं महसूस होता था जैसे वो औरत जिसने इस जहाज पर बला की
शक्ल में नाज़िल होकर ये तबाही मचाई थी, उन सब से कोई दिलचस्पी ना रखती हो और उसका अपनी कोई अलग मकसद हो। दिलों में बहुत से ख्यालात थे, लेकिन अल्फाज जुबान तक नहीं आ रहे थे। आने वाले खौफनाक लोग ना जाने कहां से समुंदर में पहुंच गए थे, लेकिन एक अंदाजा उनके बारे में बखूबी होता था कि वो नहायत खौनख्वार और वैसी किस्म के लोग हैं, और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो यकीनी तौर पर उसे मौत के अलावा और कोई चीज ना मिल सकेगी। चुनाचा सब ही इस सूरत हाल को महसूस करके खामोश थे। यूं अखनातून पर यह दूसरा बदतरीन हादसा इंतहाई खौफनाक अहमियत का हामिल था, और गार्था मुसलसल हंसती मुस्कुराती हर चीज की निगरानी करती फिर रही थी। वैसी लोगों के खौफनाक हथियार चमक रहे थे और वह उन्हें हाथों में थामे मुस्तैद थे। कवि हैकल आदमी एक बार फिर गार्था के पास पहुंच गया। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, क्या वाकई इस जहाज पर सोने का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है? हाँ आर्नोडूम, मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि उसके बाद तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रहेगी, समझे? ये मेरा वादा है, गार्था का वादा। आर्नोडोम के होंठ अजीब से अंदाज में फैल गए। उसकी आंखों में शिकारी कुत्तों की सी चमक थी। उसने अजीब से लहजे में कहा, वादा? हाँ, आपने ठीक कहा था मैडम गार्था, लेकिन वादे बाइसे तसल्ली नहीं होते। आप कोई और जिम्मेदारी मुझे सौंपी और उसके बाद मेरी इस मेहनत का मुआवजा मेरे सुपुर्द कर दीजिए। सही महीनों में मैडम आदमी उसी वक्त पुरसकून होता है जबकि सौदेबाजी मुकम्मल हो जाए। इन सब ने जो मेहनत की है, आपको इसका इल्म है। इन्होंने इनकी मेहनत के मुआवजे का यकीन हो जाना चाहिए। गार्दा ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और फिर बोली, उधर रस्सियों के अंबार देख रहे हो आर्थोडोम? जी मैडम, नजर आ रहे हैं मुझे। आप इन खांडों से उन रस्सियों के इतने बड़े बड़े टुकड़े करो कि उनके जरिए उन लोगों के हाथ पांव बांधे जा सकें। ये खतरनाक साजी किस्म के लोग हैं, उन्हें बेबस करना बेहद जरूरी है। अभी ये काम हुआ जाता है, आर्नोडोम ने कहा। अफरादी कुव्वत की इसके पास कोई कमी नहीं थी। चुनाचा एक बड़ा गिरोह उसके साथ इस काम में मसरूफ हो गया और पतली रस्सियां खसूसन तलाश करके उनके गज गज भर के टुकड़े तैयार किए जाने लगे और बहुत से लोग इस काम में मसरूफ हो गए। पकड़े जाने वाले खामोश बैठे हुए थे। गार्था ने उस वक्त किसी के साथ कोई रियायत नहीं की। जो लोग अर्तका हाशमी के हमनवा हो गए थे और गार्था के कहने से सोने के लालच में आकर उन लोगों के साथी बन गए थे, उन्हें भी जहाज के दूसरे लोगों ही की तरह गिरफ्तार कर लिया गया था और गार्था ने उनके सिलसिले में कोई आवाज नहीं उठाई थी। और शायद अब वो अपने किए पर पशेमान थे, बल्कि पशेमान तो उस वक्त भी थे जब पांसा पलट गया था और गार्था की साजिश नाकाम बना दी गई थी। मगर फिर भी उन्हें किसी रियायत की तवक्का थी। अब जो मुसीबत उन पर नाज़िल हुई, उससे छुटकारे की तो कोई सूरत भी नजर नहीं आती थी। वो सब फटी फटी आंखों से उन अजीबोगरीब लोगों को देख रहे थे जो बज़ाहिर वहशी मालूम होते थे, लेकिन वो आपस में ज्यादातर अंग्रेजी ही में गुफ्तगू कर रहे थे। उन लोगों के हाथ खोले जाने लगे और उस काम में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। गार्था एक जन बड़े सुकून से दोनों हाथ बांधे खड़ी नींव व आंखों से आर्नोडोम की ये कार्रवाई देख रही थी और आर्नोडोम के बारे में अंदाजे कायम कर रही थी। सोने का उसे कोई लालच नहीं था। वो अगर चाहती तो कोई और तरकीब करके उस सोने को अपने कब्जे में कर सकती थी, लेकिन अजीब वहशियाना फितरत की मालक थी वो। क्या उस वक्त उसके जहन में सिर्फ इंतकाम था, उन लोगों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश, और इसी के तहत तमाम काम कर रही थी। और शायद उसने अभी तक ये फैसला नहीं किया था कि उसके आइंदा अक़दामात क्या होंगे। तमाम लोगों के हाथ कस दिए गए और आर्नोडोम के एक बार फिर गार्था के सामने जा खड़ा हुआ। गार्था बर्तन मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई और उसे लेकर एक तरफ चल दी। आर्नोडोम तेज तेज कदम उठा रहा था। गार्था उसे उस जगह ले गई जहां सोने का बड़ा जखीरा मौजूद था। आर्नोडोम ने यह जखीरा देखा, उसकी बाँछें खुशी से खिल पड़ी। फिर उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, यह तमाम सोना अब मेरी मलकियत है। आप यही कहना चाहती हैं न खातून गार्था? हाँ, और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तो मुझे इजाजत दें कि मैं इसे अपनी तहवील में ले लूं। ये अब तुम्हारी मलकियत है, लेकिन इन लोगों की तरफ से होशियार रहने की जरूरत है। तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आखिर तक हमें उन पर निगाह रखनी है। आर्नोडोम ने एक वहशियाना कहका लगाया और बोला, इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें मैडम। 57 आदमियों को कत्ल करने के बाद मैंने पॉइंट 77 पर रिहाइश इख्तियार की और ये कारनामा मैंने सिर्फ चंद घंटों में सर अंजाम दिया था और उसके बाद न जाने कब तक
पुलिस मेरे पीछे लगी रही, मगर वो बात पुरानी हो गई। मैं अपने आदमियों को बुलाए लेता हूँ, और हाँ, ये पूरा जहाज अब आपकी मलकियत है और इसका तहफ़्फ़ुज़ मेरा फर्ज। आप चाहें आराम करें, रात भर जागना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं आपके सिपाही की हैसियत से सारी रात मुस्तैद रहूंगा, और फिर रात अब बहुत कम रह गई है। गार्था ने गर्दन हिलाई और आहिस्ता आहिस्ता अपने कैबिन की जानब बढ़ गई। उसके होंठों से बरबराहट सी निकल रही थी। जंगली जानवर, अहमक, बुज़दिल, बेवकूफ़ मेरे बारे में अंदाजे लगाए बगैर मेरे हरीफ बन गए थे। अब इनकी तकदीर में रात की स्याही के अलावा और कुछ नहीं। वो अपने कैबिन में पहुंचकर लेट गई। बहुत थोड़े वक्त पहले वो इस जहाज पर एक कैदी की हैसियत से थी, लेकिन इस वक्त अफनाख्तून पर इसकी मलकियत था। इसी लम्हे उसे तबाह कर सकती थी, और गार्था इसी किस्म की औरत थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही, यहाँ तक कि रोशनी की किरणें आसमान से उतरने लगीं और समुंदर का चेहरा मुनव्वर होता चला गया। सूरज सर उभा रहा था और अफनातून पर एक अजीब सी खामोश फिजा तारी थी। उसके इंजन बंद हो चुके थे और पूरा जहाज सन्नाटे में डूबा हुआ था। दिन की रोशनी में आर्नो डोम के साथी और ज्यादा भयानक नजर आने लगे। रात की तारीकियों में तो उन्हें पूरी तरह नहीं देखा जा सकता था, लेकिन दिन की रोशनी उनका मुकम्मल खाका पेश कर रही थी। अजीबोगरीब थे ये वहशी लोग। आर्नो डोम को सोने का जो जखीरा मिला वो उसके लिए तसल्ली बख्श था, और आर.डी. शॉर्ट ने उससे जो वादा किया था उसकी तकमील अफनातून पर हो गई थी। गार्था ने एक निगाह कैदियों पर डाली और उसके बाद आर्नो डोम से कहने लगी, मैं आर.डी. शॉर्ट से बात करती हूँ, फिर बकिया प्रोग्राम तरतीब देंगे। ट्रांसमीटर पर गार्था ने आर.डी. शॉर्ट से राब्ता कायम किया। उधर शायद उसकी तरफ से मिलने वाले पैगाम का इंतजार किया जा रहा था। उसने आर.डी. शॉर्ट का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उसकी मर्जी के मुताबिक काम हो गया। मुझे यकीन था मैडम, क्योंकि आर्नो डोम एक ऐसा इंसान है जिसका वास्ता महज़ब दुनिया से भी रहा है और वहशत में भी वो बेमिसाल है। मैं जहाज को पॉइंट 77 तक लाना चाहती हूँ। आर्नो डोम को इधर रहनुमाई करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। आप उसे अपनी पसंद का हर हुक्म दे सकती हैं। तब फिर हम पॉइंट 77 तक आ रहे हैं। मैं आपके इस्तकबाल के लिए तैयार हूँ। ओशियन ट्रेजर से इस सिलसिले में और तो कोई राब्ता कायम नहीं हुआ। नहीं मैडम, उसके लिए हमें तवील अमल करना होता है और यह हुक्म इतना आसान नहीं है। अलबत्ता जब आप तशरीफ ले आएंगी तो उसके बाद आपका राब्ता करा दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, उसने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। फिर वो दोबारा आर्नो डोम के पास पहुंच गई। आर्नो डोम ने मुस्कुराते हुए उसका खैर मकदम किया था। आर.डी. शॉर्ट का कहना है कि हम इस जहाज को पॉइंट 77 तक ले जाएंगे और उसके लिए आर्नो डोम हमें चंद अफराद का इंतखाब करना पड़ेगा जो जहाज को चला सकते हैं। जी मैडम, आर्नो डोम ने कहा। तो फिर आओ, मैं तुम्हें उनकी निशानदही कर दूं। उसने कैप्टन एडगर ही का इंतखाब किया क्योंकि वो जहाज का कप्तान था। आर्नो डोम के 3 आदमी कैप्टन एडगर को बाजुओं से पकड़कर उस तरफ ले आए जहां गार्दा मौजूद थी। उसने मुस्कुराती निगाहों से कैप्टन एडगर को देखा और फिर लचकदार लहजे में बोली, हेलो कैप्टन, समुद्री सफर में यकीनन तुम्हें बड़ी महमाती जिंदगी गुजारना पड़ी होगी और ऐसे मामलात तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अजनबी नहीं होंगे। मैं अफनातून पर फैले हुए जमूद को तोड़ना चाहती थी और मैंने इस सिलसिले में जो कुछ किया है यकीनन तुम्हें पसंद आया होगा। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये वैसी शख्स मेरे अहकामात की तामील कर रहा है और अगर मैं इसे हुक्म दे दूं कि जहाज पर मौजूद तमाम अफराद को कत्ल कर दो तो ये एक लम्हा जाया नहीं करेगा। मेरा मतलब है तुम्हें सूरत हाल से आगाह कर देना है। चुनांचे अगर तुम्हें इन लोगों की जिंदगी अजीज है और उनसे कुछ दिलचस्पी रखते हो तो इस वक्त सिर्फ मेरे अहकामात की तामील उन सबको जिंदगी दे सकती है, वरना मौत के सिवा और कोई चाराकार नहीं है। हाँ मैडम क्लोपेट्रा, मुझे सूरत हाल का अंदाजा है और मैं किसी भी तौर आपके अहकामात से रूगर्दानी नहीं करना चाहता। वाह, समझदार आदमी मुझे हमेशा पसंद आए हैं और तुम्हारे इन अल्फाज ने मेरे जहन में एक नया तस्वर जगा दिया है। खैर, अभी इस सिलसिले में हम कोई खास बात नहीं करेंगे। तुम यूं करो कि इन अफराद का इंतखाब कर लो जो तुम्हारे मददगार साबित हो सकते हैं, जहाज को यहाँ से आगे ले जा सकते हैं और फिर हमारी रहनुमाई में तुम्हें एक छोटा सा सफर तय करना होगा। बाद में हमारे और तुम्हारे दरमियान मजीद गुफ्तगू होगी। मैं सिर्फ इन अहकामात की तकमील चाहती हूँ। कैप्टन ने सीने पर हाथ रखकर खम हुआ और सीधा खड़ा हो गया। मैं हाजिर हूँ मैडम, आप पूरे इत्मीनान के साथ अपना काम जारी रखिए, मुझे एतराज नहीं। वेरी गुड। गार्था ने मुस्कुराती निगाहों से एडबर को देखा और उसकी हदायत के बाद उन लोगों को इंतखाब करने लगा जो इस सिलसिले में कार आमद हो सकते थे।
सफर करने वालों को बिल्कुल ये नहीं मालूम था कि उनका जहाज किस सीमत जा रहा है, लेकिन गार्था दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। कैप्टन एडगर की ये मुस्तअदी बुज़दिली का नतीजा नहीं थी, गालबन उसके ज़हन में कोई मंसूबा होगा। गार्था ने यही सोचा था और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो खुद भी जुराइम पेशा थी और जानती थी कि वक्त पड़ने पर कौन सा अमर जिंदगी के लिए मुअस्सर हो सकता है। चुनाचा वो कैप्टन एडगर की मुस्तअदी के जाल में नहीं फंसी और उसने आर्नो डोम से कह दिया था कि इस पर भरपूर निगरानी रखी जाए। ये सफर बहुत ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद सफर के बाद उन्होंने समुद्र पर वो भूरी लकीर देखी जो पहले एक लकीर नजर आ रही थी और उसके बाद उस पर सब्जा नमूदार होता चला गया। दूर ही से देखने से ये अंदाजा होता था कि कोई बहुत ही खूबसूरत जजीरा है। फिर जजीरा मजीद वाज़ेह हुआ, जमीन नजर आने लगी, रेत के भूर टेले जा बजा नजर आ रहे थे और उसके पसे मंजर में दरख्त झूलते नजर आए। ये मंजर सिर्फ कैप्टन एडगर ही देख सकता था। दूसरे लोगों को अभी ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनकी सख्त निगरानी हो रही थी। फिर साहल पर कुछ लोग मुतहरक नजर आए। ये आरडी और उसके साथी थे जो साहल पर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। गार्था साहल पर उतरने के बाद आरडी शाउट से मिली और शाउट ने उसका पुरजोश खैर मकदम किया। वो कहने लगा, यकीन नहीं था मैडम कि जिंदगी में दोबारा कभी आपसे मुलाकात होगी और क्या ही दिलचस्प इत्तेफाक है, इस हसीन और पुरफिजा मकाम पर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। 777 देखकर आपको दिल्ली मुसरत का एहसास होगा। दर हकीकत महज़ब दुनिया से दौरान आबादियों से अलग जहां इंसान ने तरक्की करके ना जाने क्या कुछ बना दिया है। ये जजीरा इंतहाई हसीन रवायात और खूबसूरती का हामिल है। गार्दा के हलक से कहका आजाद हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे मिलना बेशक खुशी की बात है, लेकिन तुम इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हो जैसे मैं सियाहत के लिए यहाँ आई हूँ और तुम इस जगह की तारीफें कर रहे हो। हमें इस पुरतकल्लुफ़ गुफ्तगू की बजाय इब्तदाई तौर पर अमली इक़दामात करने हैं। तुम नहीं जानते मैं किस कदर थकी हुई हूँ और मेरी ज़हनी और जिस्मानी हालत क्या है, लेकिन इसके बावजूद ये लम्हात आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। मैडम, मैं तो हर लम्हा हाजिर हूँ। जहाज से अमले और जहाज के अफराद की मुकम्मल मुंतकली के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अफनातून पर चलो, क्योंकि असल काम वही है जिससे ओशियन ट्रेडर को दिलचस्पी हो सकती है। मैं हाजिर हूँ। मेरा ख्याल है तमाम अफराद अब जजीरे पर पहुँच चुके हैं। आप पहले उनके लिए मुझे हदायत दीजिए। फिलहाल उन्हें एक ऐसी जगह मुंतकिल कर दो जहाँ उन पर भरपूर निगाह रखी जाए। चौका हमारे पास पूरा दिन मौजूद है। बाद में हम ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। आर्नो डोम के आदमियों को मुस्तैद कर दो और उन्हें हदायत कर दो कि कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करे तो उसकी ठीक ठाक तरीके से संभाल लें, मगर अभी उनमें से किसी को कत्ल ना किया जाए तो बेहतर है। बाद में सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसले करूंगी। मैं डूम को यह हदायत दिए देता हूँ, आरडी शाउट ने कहा और डूम के पास पहुंच गया। वो मुस्कुरा रहा था। उसने आरडी शाउट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उसके बाद भी आप मुझसे बेहतर काम लेते रहें। आपने जो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं इससे बेहद खुश हूँ, लेकिन कुछ और भी मुराआत चाहता हूँ मैं आपसे। वो क्या? उसने सर्द और सपाट लहजे में कहा, ये जहाज दौलत से माला माल है और उसकी बनावट से यह एहसास होता है कि जिन लोगों ने उसे बनाया बड़े शौक से बनाया है। तुम्हें तुम्हारी पसंद के मुताबिक सोना मिल गया मिस्टर डोम। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि वह सोना भी मुंतकिल कर लिया जाए। एक तरफ नोडूम अपने आदमियों के साथ सोना उठाने के लिए जहाज की जानब चल पड़ा और दूसरी तरफ शाउट गान ने गार्था के साथ ही वापसी का सफर किया और थोड़ी देर के बाद वो सब अखनातून पर पहुंच गए। शाउट फटी फटी निगाहों से अखनातून को देख रहा था। गार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो? ये जहाज, मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया के किसी जहाज रां कंपनी के पास इतना हसीन और मुकम्मल जहाज नहीं होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत मालियत से तैयार किया गया है। मिस्र के एक बेहद दौलतमंद शख्स ने इसे अपनी तमाम ताशियात की तकमील के लिए बनाया है। आर्नो डोम सोना अपने कब्जे में करके बड़ी एहतियात से साहल पर मुंतकिल करने लगा। गार्था ने शाउट से पूछा, आर्नो डोम ने यह सोना तो हासिल कर लिया है, मगर इस वीरान और बियाबान जजीरे में वो इसका क्या करेगा? इसके एवज जो कुछ उसे दरकार है वो कहां से हासिल करेगा?
शाउट के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नहीं मैडम, मुहज्जब दुनिया से हमारे राब्ते बिल्कुल ही टूटे हुए नहीं हैं। वो वहां तक पहुंचने के लिए हमें मुश्किल सफर इख्तियार करना पड़ते हैं और उसके लिए हमारे पास माकूल बंदोबस्त मौजूद है। इसका मतलब है कि कोई मुहज्जब जगह यहाँ से करीब मौजूद है। जी हाँ, मैं इसकी तमाम जोग्राफियाई तफसील आपको बता दूंगा। आओ अब इस जहाज का मुआयना किया जाए। और उसके बाद गार्था शाउट को लिए पूरे जहाज पर घूमती रही। फिर उसने कहा, किस कदर कीमती साजो सामान है यहाँ। फिर जब वो प्रोफेसर बैरन की लेबॉर्ट्री में पहुंचे तो आर.डी. शाउट की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। सोने का बहुत बड़ा जखीरा यहाँ भी मौजूद था। उसने फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, ये जखीरा इसके अलावा है जो आर्नोडोम को दिया गया। हाँ यकीनन, मगर मैडम इन्होंने इतना सोना कहाँ से हासिल कर लिया। समुंदर की गहराइयों से। वो लोग जो साहल पर मौजूद हैं बड़ी अजीबोगरीब हसीयत के हामिल हैं। उनमें बड़े बड़े माहरीन मौजूद हैं। मेरे ख्याल है कि हम ओशियन ट्रेजर को इतना बड़ा खजाना दे सकते हैं कि उसके तसव्वुर में भी ना आएगा, क्योंकि समुंदर की गहराइयों में उन लोगों ने जो काम किया वो नाकाबिले यकीन है। ये मेरा जाती मामला तो नहीं और ना ही मुझे समुंदर की गहराइयों से कोई खास दिलचस्पी है, लेकिन ओशियन ट्रेजर के लिए ये माहिर अफराद बहुत बड़ा खजाना साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ओशियन ट्रेजर के लिए समुद्री नवारदात बेशुमार मौजूद हैं और ये लेबॉर्ट्री बड़ी अहमियत की हामिल है। कीमती अशिया और बहुत साजो सामान अखनातून पर मौजूद था। इसके अलावा खुराक के बड़े बड़े ज़खायर। आर.डी. शाउट ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मैं अखनातून में ऐसी चीजें देख रहा हूँ जिन्हें मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। ओशियन ट्रेजर की हदायत के मुताबिक अगर ये चीजें मुझे हासिल हो जाएं तो गार्था हंस पड़ी। फिर उसने कहा, मामला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पहले मुझे एशियन ट्रेजर से ये मालूम करना है कि जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया उनके लिए हमें क्या करना है। अगर अखनातून को यहीं तबाह कर देना है या ओशियन ट्रेजर अपनी तहवील में लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उधर अमीर अर्तका हाशमी अपनी बीवियों के गौल में बैठा हुआ था। उसका सर झुका हुआ था। उसी तरह उन लोगों ने अपनी तरतीब कर ली थी। लेकिन जब वो यहाँ से उस अहाते में पहुंचे तो पहली बार असद शहरादी ने दर्दाना से सरगोशी के अंदाज में कहा, क्या तुम्हें शाबान नजर आया? दर्दाना उछल पड़ी। उसने शहरादी की तरफ चौंक कर देखा और फिर आहिस्ता से बोली, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। दर्दाना के लहजे में पशेमानी भी थी, खौफ भी था। असद शहरादी ने आहिस्ता से कहा, मैं रात से इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि शाबान उन लोगों के दरमियान नजर नहीं आया। ओह मेरे खुदा, कहीं उसे कोई हादसा न पेश आ गया हो। मगर वो तो पूरे अहाते में कहीं नहीं है। शाबान हम लोगों के दरमियान नहीं है। दर्दाना की आवाज में आंसुओं की नमी पैदा हो गई। असद शहरादी ने आहिस्ता से कहा, इस बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो वाहद शख्स है उस जहाज का जिसने अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर लिया है। मतलब मैं नहीं समझी। शाबान को तुमने अभी तक नहीं समझा दर्दाना, असद शहरादी बोला और दर्दाना अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगी। फिर उसने कहा, हाँ मैं ये बात कह सकती हूँ कि असद शहरादी को उसे मैंने अभी तक नहीं समझा, हालांकि बचपन से उसकी परवरिश किसी माँ ही की हैसियत से कर रही हूँ। मैं इस बात पर तुमसे कोई एतराज नहीं कर रहा दर्दाना, मगर मुझे इस वक्त भी यह खदशा गुजरा था कि शाबान उन लोगों के हाथ नहीं लग सका। तो क्या वो जहाज पर पोशीदा है? मगर बज़ाहिर तो यूं महसूस होता है जैसे उन्होंने पूरे जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो सकता है वो जहाज में नहीं बल्कि समुद्र में पोशीदा हो। असद शहरादी ने ख्याल जाहिर किया और दर्दाना खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गई। दूसरे किसी शख्स को शायद शाबान का ख्याल भी नहीं आया, लेकिन असद और दर्दाना इस सिलसिले में जरा अलग हैसियत रखते थे। वो जानते थे कि शाबान ही उन तमाम कार्रवाइयों का निशाना है। इसके अलावा वो इससे अपनी औलाद की मानद मोहब्बत किया करते थे। जाहिर है दूसरे लोगों के दिलों में ये जज्बा नहीं पैदा हो सकता था। असद शहरादी ने आहिस्ता से कहा, अगर शाबान समुद्र में उतर गया है तो यूं समझ लो हमें उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लेनी चाहिए। दर्दाना ने दुख भरे लहजे में कहा, सर वो अकेला है, क्या कर सकता है? उनका उन लोगों के चुंगल से निकल जाना ही बहुत बड़ी बात है। कुछ न कुछ होगा दर्दाना। देखो हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है और फिर अमल का रद्द अमल भी होता है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बाद यकीनी तौर पर कुछ न कुछ होना है। मैं उस शख्स की शदीद मुखालफत करती रही हूँ जिसने हमें उस मंजिल तक पहुंचाया। दर्दाना ने नफरत भरे लहजे में कहा,
इशारा अमीर अर्तका हाशमी की तरफ था और शेरादी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दर्दाना, जिंदगी में कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जिनसे इनहराफ मुमकिन नहीं। मैं समझी नहीं। ये हकीकत है दर्दाना कि अगर अमीर अर्तका हाशमी ये सब कुछ ना करता तो अखनातून की कहानी सीधी और सपाट होती। ये एक मोड़ है और हमें इस मोड़ का जायजा लेना है। मगर शाबान, क्या वो महफूज रह सकेगा? हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर वो समुंदर में उतर गया है तो उस पर काबू पाना मुमकिन नहीं। बात सिर्फ इन्हीं लोगों तक महदूद नहीं रही। कैप्टन अर्गन ने भी शाबान की गैर मौजूदगी को महसूस कर लिया था और गर्दन उठाकर चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने अपने साथियों यानी जीकास, किशन दास और गन पावर से उसके बारे में पूछा तो वो तीनों भी चौंक पड़े और इधर उधर देखने लगे। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, हाँ, शाबान इस अहाते में नहीं है। कैप्टन के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। उसने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है कि वो लड़का वाकई इंतहाई पुर इसरार है। प्रोफेसर बैरन अलबत्ता खामोश था। सैंड्रा भी उन हालात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद ये अंदाजा लगा चुकी थी कि शाबान उनके दरमियान मौजूद नहीं। उसने भी सरगोशी के अंदाज में प्रोफेसर बैरन से कहा, शाबान नजर नहीं आया। बैरन ने मुस्कुराती निगाहों से सैंड्रा को देखा और आहिस्ता से बोला, ये अंदाजा तुमने बहुत देर बाद लगाया मेरी बच्ची। मैंने अभी गौर किया है डैडी। हाँ, वो इन लोगों के हाथ नहीं आ सका। प्रोफेसर बैरन ने पुरअतमान लहजे में कहा, क्या मतलब वही है जो मैंने कहा। वो हमारी तरह उनका कैदी नहीं और शायद मैं भी उनका कैदी ना होता अगर तुम मेरे साथ ना होती। प्रोफेसर बैरन ने पुरअसरार लहजे में कहा और सैंड्रा ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगी। फिर उसने कहा, डैडी, मुझे उन लोगों से बहुत खौफ महसूस होता है। अपने आप को पुरसकून रखो। वक्त अपने फैसले खुद करता है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम एक बाहिम्मत लड़की होने का सबूत पेश करोगी। सैंड्रा खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर खामोश हो गई। दिन के तकरीबन 2:30 बज रहे थे जब उस खामोश माहौल में थोड़ी सी तब्दीली पैदा हुई। चाय के साथ बिस्कुटों के पैकेट थे जिनकी तादाद काफी थी। एक पैकेट चाय के बर्तन के साथ उन लोगों के सामने रख दिया गया। आरडी शाउट दरमियान में खड़ा उस तकसीम की निगरानी कर रहा था। इतने में शहरादी अपनी जगह से उठा। उसने दोनों हाथ सीधे किए और शाउट की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मिस्टर, आप अपनी शक्लो सूरत से, अपने लिबास से महज़ब दुनिया के एक इंसान नजर आते हैं। क्या मुझे इस बात की इजाजत है कि मैं आपसे कुछ बातें करूं? शाउट ने शहरादी को देखा और फिर किसी कदर नरम लहजे में बोला, आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर शहरादी? क्या मैं आपसे थोड़ी सी मालूमात हासिल कर सकता हूँ? कोई हर्ज नहीं है, पूछिए, क्या पूछना है आपको? शाउट बदस्तूर नरम लहजे में बोला, हम लोग यक पुरसकून सफर कर रहे थे और कुछ ऐसे वाकयात और हालात रूनुमा हुए जिनसे आप वाकिफ हैं। हमें यहाँ ले आया गया। यकीनी तौर पर आपके पसे पुश्त कोई ऐसी ही बात होगी जिसके लिए आपने काम किया। हमें अपनी इस गिरफ्तारी की वजह बताई जा सकती है। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो इतना बताया जा सकता है कि क्या हमारे रहने के लिए यही जगह मुंतखब की गई और खाने पीने के लिए बस यही सब कुछ, या हमें जिंदा रहने का हक दिया जाएगा? कम अज कम आप हमें हमारे मुस्तकबल से आगाह कर दें, ये आपकी अनायत होगी, बशर्ते कि मेरा ये मुतालबा आपके मफादात के खिलाफ ना हो। शाउट ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, रात को आपको खाना दिया जाएगा। फिल वक्त आपके क़याम के लिए यही जगह है हमारे पास, लेकिन अगर आपका क़याम तवील हुआ तो बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मजीद ये कि शायद 24 घंटे के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे के अंदर अंदर आपके बारे में मुनासिब फैसले कर लिए जाएंगे और आपको आगाह कर दिया जाएगा। खुली जगह पर क़याम के सिलसिले में आपके देह में अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के मौसम में शिद्दत नहीं होती। ना आपको सख्त सर्दी का सामना करना पड़ेगा और ना सख्त गर्मी का। फिलहाल मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं बता सकता। आप मुतमिन रहें, मेरे ख्याल में आपकी तसल्ली के लिए काफ़ी होगा। आपकी इस मेहरबान गुफ्तगू का बेहद शुक्रिया जनाब। कुछ और कह सकता हूँ आपसे? हाँ कहिए। आरडी शाउट खुश अखलाकी का मुजाहरा कर रहा था। हम पुरअमन लोग हैं और किसी भी तौर जंगे वजदल के हामी नहीं। ये लोग हमारी निगरानी कर रहे हैं, हम पर इन पर एतराज नहीं करते। अगर चाहें तो हमारी तलाशी ले ली जाए। हम में से किसी के पास कोई हथियार नहीं है और उन लोगों को यह हदायत की जाए कि उस वक्त तक
जब तक हम में से कोई शोरश पर आमादा ना हो, किसी गलतफहमी की बुनियाद पर हमें जिस्मानी नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके बाद अगर मुमकिन हो सके तो हमें ये बता दिया जाए कि हम यहाँ कैदी रहेंगे या हमारे साथ और कोई सलूक किया जाएगा या हमारी गिरफ्तारी की वजह क्या है। यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको आपके मुस्तकबिल से आगाह किया जाए। जहाँ तक मसला आपके इस मुतालबे का है तो इत्मीनान रखिए, मैं उन लोगों को हदायत कर दूंगा कि इनफरादी तौर पर कोई गड़बड़ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई बेशक हो और कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे आपको जिस्मानी नुकसान पहुंचे। हम आपसे बेहतर ताआवुन कर रहे हैं। आपको यहाँ लाना और दूसरे मामले का ताल्लुक बराह रास्त हमसे नहीं है। अगर मुमकिन हो सका तो आपको इस बारे में तफसीलात बता दी जाएंगी। बेहद शुक्रिया मिस्टर। असद ने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो आरडी शॉट मुस्कुराकर बोला। उसके बाद आरडी शॉट वहां से आगे बढ़ गया। तमाम लोग उसको इससे गुफ्तगू करते हुए देख रहे थे। जब वो चला गया तो सब उससे इसके बारे में सवालात करने लगे। उसने उन्हें अपनी गुफ्तगू बताई। जाहिर है ये बात काबिल इत्मीनान नहीं थी। वो सब तबसरा आराई कर रहे थे। अलबत्ता आरडी शॉट ने निगरानी करने वालों को इस सिलसिले में हदायत दे दी थी। हमारे खिलाफ बाकायदा साजिश हुई है। साजिशी कौन है और क्या चाहते हैं ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। फिलहाल हमें पुरअमन रहने की ज़रूरत है। और हाँ, ज़रा ये तो बताइए कि अब उस शख्स के बारे में क्या फैसला किया है आप लोगों ने? कौन? कैप्टन एडगन के चेहरे पर गुस्से के तासरात फैल गए। उसने कहा, उस शख्स को तो कुत्ते की मौत मर जाना चाहिए। कितना पुरसकून सफर था हमारा। अय्याश तबा आदमी ने सिर्फ अपनी अय्याशी की वजह से हम सबको अजाब में गिरफ्तार कर दिया, वरना वो औरत अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती थी। असद शहरादी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, कैप्टन इंसान खता का पुतला है। हर शख्स की ज़हनी सोच मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये मुश्तरका मुसीबत हम सब पर नाज़िल हुई है। उसके साथ उसकी बीवियां भी हैं जो बेकसूर हैं। अगर वो शर्मिंदा हो तो उसे माफ़ किया जा सकता है। मैं आपकी ये बात तो रद्द नहीं कर सकता मिस्टर असद शहरादी, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि उस शख्स ने कितनी गलत हरकत की है और क्या क्या गुफ्तगू की है। एडगन ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब उस वक़्त वो चारों तरफ से हार चुका है। मेरा ख्याल है उस पर रहम किया जा सकता है। ठीक है, मैं भी कैप्टन से ये सिफारिश करूंगा कि जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज किया जाए। मुनासिब नहीं होगा कि हम अपने एक साथी को उसकी किसी हमाकत की बिना पर इस तरह छोड़ दें। आइंदा हमसे भी कोई हमाकत हो सकती है, चुनांचे इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए तो बेहतर है। खैर, थोड़ा वक्त गुजर जाए। देखना यह है कि वो औरत जिसका नाम यहाँ गारथा लिया जा रहा है, अर्तकाम हाशमी के लिए क्या करती है। वो सामने आए, अर्तका हाशमी से उसका राब्ता हो तो सूरत हाल की वजाहत हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम ये देखेंगे कि अर्तका हाशमी वाकई अपनी तकदीर का शिकार हो गया है तो फिर हम उसे माफ कर देंगे। ठीक है, मुझे एतराज नहीं होगा। कैप्टन फितरतन शरीफ आदमी था, चुनाचा राजी हो गया। दर हकीकत सबसे ज्यादा उसी की तौहीन की गई थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और फिर फिजा में तारीकियां उतरने लगी। शाबान के बारे में प्रोफेसर बैरन ने जो कुछ कहा था, उन लोगों का जो कुछ ख्याल था वो गलत नहीं था। इस वक्त जब अखनातून पर योरश हुई और हंगामा आराई होने लगी तो शाबान की भी आंख खुल गई थी और वो अपनी जगह से उठा और बरक रफ्तारी से एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से उस सूरत हाल का जायजा ले रख सकता था और फिर दूसरों की तरह वो भी शशतर रह गया। बीच समुद्र में अचानक हमला आवर होने वाली ये मखलूक उसकी समझ में भी नहीं आई। उसके पास मौका था कि वो अगर चाहता तो किसी से भी सिमत उन लोगों पर आछी हथियार इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये भी उसकी जहानत थी कि मौका की नज़ाकत का अंदाजा लगा रहा था और थोड़ी ही देर में उसने ये महसूस कर लिया कि जहाज का बेखबर मकीन हमला आवरों के नरगे में आ चुके हैं और अब अगर किसी तरफ से कोई कार्रवाई हुई तो यकीनी तौर पर गिरफ्तार शुदा अफराद को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये बात उसने अच्छी तरह महसूस कर ली। वो मुख्तलिफ गोशों से जायजा लेता रहा। जहाज पर चढ़कर आने वाले नीम वैशी लोग एक एक गोशे का जायजा ले रहे थे, लेकिन शाबान इंतहाई महारत से उन लोगों की निगाहों से बच रहा था। उनकी तादाद इतनी थी कि शाबान को अपनी दानिशमंदी पर खुशी हुई कि उसने उनमें से किसी को हलाक करने की कोशिश नहीं की। ये अंदाजा उसे बखूबी हो गया कि जहाज अब उन लोगों के कब्जे में आ चुका है। उसने बहरी कज़ाकों के बारे में भी सुना था। हो सकता है ये समुद्री लटेरे हों, लेकिन जो कोई भी हैं, देखना यह था कि अब वो करते क्या हैं।
वैसे उसे खदशा महसूस हो रहा था कि जितनी तादाद में वो लोग जहाज पर चढ़ आए हैं और जिस तरह उसके चप्पे चप्पे पर जहाज वालों को तलाश करते फिर रहे हैं, वो खुद भी उनकी निगाहों में आ जाएगा। इस वक्त उनकी तमाम तवज्जो जहाज पर थी। चुनाचा बेहतर तरीका ये है कि समुद्र में उतर जाया जाए और ये जायजा समुद्र में रह कर लिया जाए कि इसके बाद क्या होता है। सब ही गिरफ्तार हो गए थे। वो खुद उन लोगों के चुंगल में नहीं फंसना चाहता था। बहरहाल ये लोग कहीं ना कहीं तो रहते होंगे और जो कुछ भी करेंगे उसका अंदाजा हो ही जाएगा। चुनाचा इंतहाई महारत के साथ उसने पानी में छलांग लगा दी। इत्तेफाक से यही एक खाली जगह थी, वरना जहाज के इर्द गिर्द लकड़ी के वो खोखले तने जो कश्तियों के शक्ल में थे इतनी तादाद में बिखरे हुए थे कि समुद्र खाली ना रहा था। शाबान ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, ये कश्तियां लंबा सफर तय नहीं कर सकती और आसपास कहीं न कहीं इन लोगों का कोई जजीरा मौजूद है। छुपने के लिए उन कश्तियों से बेहतर जगह और कोई नहीं थी। वो चाहता तो जहाज से बहुत दूर जा सकता था, लेकिन उससे क्या फायदा होता। खुले समुद्र में तैरता और उसके बाद उसे कुछ करना कोई अकल की बात नहीं थी। चुनाचा वो एक डोंगी में जा बैठा और इस तरह पोशीदा हो गया कि कोई उसे देख ना सके। जहाज पर कार्रवाइयां होती रही और रात गुजरती रही। वैसे शाबान खासा परेशान था और इस वक्त उसकी तमाम तरह हमदर्दियां और मोहब्बतें सिर्फ दर्दाना और असद शहरादी के लिए थी। उन्हें कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिलहाल उसके अलावा और कोई कुछ नहीं किया जा सकता था कि उन पर निगाह रखी जाए। फिर जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई और उसे खदशा हुआ कि अब डोंगी में उसे देख लिया जाएगा, तो उसने डोंगी छोड़ी और समुद्र में उतर गया। पानी में रहना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने थोड़ा सा फासला तय किया और वहां से हालात का जायजा लेता रहा। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हो गया कि जहाज रवानगी के लिए तैयार है। नीम वैशी लोगों ने डूंगियों को एक दूसरे से मुंसलिक करके उन्हें जहाज से बांध दिया। कुछ लोगों ने डूंगियां संभाल भी ली। शाबान ने भी महसूस किया कि उनमें से बेशतर अफराद जहाज पर ही मौजूद हैं। अगर वो लोग अपनी डोंगी में बैठकर चल पड़ते तो ये सोचा जा सकता था कि जहाज वालों को नुकसान पहुंच चुका है और उन लोगों का अब उनसे कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन जहाज के आगे बढ़ने का मतलब ये है कि वो लोग उसे कहीं ले जाना चाहते हैं। शाबान का अंदाजा दुरुस्त निकला। जहाज एक मखसूस हिम्मत सफर कर रहा था और फिर अच्छा खासा सफर तय करने के बाद शाबान ने भी उस जजीरे की भूरी लकीर दिन की रोशनी में देख ली जो दूर तक नजर आ रहा था। उसने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और पानी की गहराइयों में खासा नीचे पहुंचकर बरक रफ्तारी से उस जजीरे की जानब तैरने लगा। जहाज उससे पीछे रह गया और वो तेजी से जजीरे की जानब जा रहा था। देखने वालों को अगर ये मंजर नजर आता तब उस पर यकीन ना करते। एक इंसानी जिस्म बिल्कुल मशीनी अंदाज में साहल की जानब जा रहा था और थोड़ी ही देर के बाद वो साहल तक पहुंच गया। उसने एक ऐसी गैर आबाद जगह मुंतखब की जहां दूर दूर तक इंसानी नजर नहीं आ रहे थे। पानी से निकलने के बाद भूरी रेत पर खड़े होकर उसने जजीरे का जायजा लिया। सरसब्दो शादाब दरख्तों की बहुताब थी और जजीरे का मौसम बहुत खुशगवार नजर आ रहा था। अगर यहाँ इंसानी जिंदगी है तो दर हकीकत यहाँ के रहने वाले बहुत ही खुशगवार वक्त गुजारते होंगे। लेकिन शाबान को उन लोगों की फिक्र थी। वो जो जहानत के साथ ये जायजा लेने लगा कि अब जहाज वालों का क्या होता है, और उसके लिए उसने एक बुलंदो बाला दरख्त का इंतखाब किया जहाँ से वो दूर दूर तक साहल को देख सकता था। वैसे भी जहाज के रुख की सीमत उसने ठहरना मुनासिब नहीं समझा। दरख्त की बुलंदी पर पहुंचकर उसने उन छोटे छोटे मकानात को देखा जिनके ज्यादातर हिस्से गालबन जमीन के नीचे बने हुए थे और जमीन से सिर्फ चंद फुट ऊंची दीवारें उठाकर उन पर छतें बनाई गई थी। ये अनोखा तर्ज रिहाइश शाबान के लिए अजनबी था, लेकिन इस वक्त उन बातों पर तवज्जो नहीं दी। वो जहाज की जानब देख रहा था और उसके बाद तमाम कार्रवाई उसकी निगाहों के सामने हुई। खुद वो दूसरों की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहता था। इससे ज्यादा बेहतर सोचने वाले जहाज पर मौजूद थे। जिस जगह वो मौजूद था उधर कोई भी नहीं था और अतराफ सुनसान पड़े हुए थे। वो अपनी जगह से हटा नीचे उतरने लगा और उसके बाद जमीन पर पहुंचने के बाद उसने एक सिमत इख्तियार की और छुपता छुपाता उस जानब जल पड़ा। जजीरे को बेहद खूबसूरत बनाया गया था। आबशार से बन जाने वाली एक झील
एक सिमत नजर आ रही थी और उसके इस तरफ भी खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे जिन पर फल लगे हुए थे। ये फल अजनबी थे, लेकिन उन्हें देखकर शाबान की भूख चमक उठी। वैसे भी सूरज बुलंदी पर पहुंच चुका था और वह रात ही को खाना खाए हुए था। दरख्तों पर चढ़कर उसने चंद फल तोड़े और फिर उन्हें खाने लगा। उसके दिल में उन लोगों का ख्याल आया और उसने एक ठंडी सांस लेकर सोचा कि पता नहीं उन बेचारों पर क्या गुजरेगी या आइंदा के लिए क्या होना चाहिए। वक्त गुजरता रहा। शाबान ये सोचता रहा कि इन हालात में अपने साथियों की क्या मदद कर सकता है। अलबत्ता जवानी की नींद ने उसे हालात में भी पीछा नहीं छोड़ा और उसकी पलकें धीरे धीरे बोझल होने लगी और फिर वो गहरी नींद सो गया। फिर परिंदों की तेज आवाजों ही ने उसे जगाया। सूरज अभी सही तौर पर नहीं निकला था। वो उठा और गुस्ल के लिए झील में कूद गया। वो झील की गहराइयों में उतर गया और देर तक पानी के नीचे एक जगह खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने ऊपर उबरना शुरू कर दिया और फिर यूं ही उसने पानी से सर उभारा, उसकी निगाह किनारे पर खड़ी हुई एक नौजवान लड़की पर पड़ी जिसने अपना लिबास उतार कर एक सिमत रख दिया था। लंबे लंबे बाल उसके जिस्म को ढके हुए थे। लंबा कद और इंतहाई मुनासबत और सिडोल जिस्म जो पलक झपकते पानी की गहराइयों में उतर गया था। शाबान एक लम्हे के अंदर बौखला गया। लड़की को गालबन उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं था और वो बेख्याली में उसी की मानद झील में उतर गई। शाबान ने एक बार फिर गर्दन उभार कर उसकी सिमत देखा जहां उसका लिबास मौजूद था। बड़ी एहतियात से उधर जाना था क्योंकि लड़की उसी के रास्ते ही में मत थी। एक अखलाकी जुर्म था ये जो वो नहीं करना चाहता था। चुनाचा वो आहिस्ता आहिस्ता उसी सिमत तैरने लगा, लेकिन झील में तैरने वाली लड़की को शायद एक लम्हे में एहसास हो गया कि पानी में उसके अलावा भी और कोई मौजूद है और शायद तजस्सुस या किसी और एहसास ने उसे शाबान की जानब रुख करने पर मजबूर कर दिया। शाबान के तैरने की रफ्तार सुस्त थी। वो लड़की को एहसास नहीं होने देना चाहता था कि उसने उसे पानी में देखा है, लेकिन इस वक्त वो मजबूर हो गया जब अचानक ही लड़की पानी की गहराइयों में उसके सामने आ गई। वो खौनख्वार निगाहों से शाबान को देख रही थी और फिर उसने वहशियाना अंदाज में शाबान पर हमला कर दिया। वो तेजी से पानी को चीरती हुई आगे बढ़ी और उसने अपने बदन की टक्कर शाबान को मारना चाही। साथ ही साथ उसके हाथों की उंगलियां शाबान की आंखों की जानब बढ़ी। शाबान ने गहराई में गोता लगाया और लड़की के नीचे से निकल गया, लेकिन वो भी मछली से ज्यादा बरक रफ्तार मालूम होती थी और पानी में तैरने की माहर थी। उसने एकदम पानी में पलटी खाई और एक बार फिर शाबान पर लपकी। वो बहुत ज्यादा खौनख्वार हो गई थी और इसी के चेहरे से उसे वहशत झलकने लगी। हालांकि हसीन चेहरा था, लेकिन इस वक्त वहशत ने उसे बिगाड़ कर रख दिया। वो हर कीमत पर उस शख्स को अंधा कर देना चाहती थी जिसने उसे बेलबास देखा और उसकी नोकदार नाखूनों वाली उंगलियां बार बार शाबान की आंखों की जानब लपक रही थी, लेकिन वो शाबान से नावाकिफ थी। शाबान एक बार फिर उसे अपने बदन को छूने नहीं दिया। उसने एक लंबा गोता लगाया और झील की गहराइयों में उतरता चला गया। उसका ख्याल था कि ये शायद लड़की झील की गहराइयों में आना पसंद ना करे क्योंकि वहां उसके लिए खतरात हो सकते हैं और आम आदमी पानी के अंदर इतनी देर तक नहीं रह सकता। लेकिन जंगली लड़की ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो खुद भी तीर की मानद शाबान के साथ साथ ही नीचे आई और यहाँ उसने फिर शाबान पर हमले करना शुरू कर दिए। शाबान बाआसानी उसके इन हमलों से बच रहा था, लेकिन लड़की का तनफ्फुस तेज होता जा रहा था। वो बहुत ज्यादा खुद को पानी में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अलबत्ता उसकी वहशत का वही आलम था। ये भी एक गैर मामूली बात थी कि पानी के नीचे इतनी देर तक सतह पर जाकर सांस लिए बगैर इतनी तेज रफ्तारी से अमल किया जाता रहे। उससे लड़की की गैर मामूली कुव्वत का अंदाजा होता था, लेकिन शाबान को यह अंदाजा था कि अगर उस दीवानगी के आलम में वो ज्यादा देर तक पानी में रही तो उसके फेफड़े फट जाएंगे। उसने सिर्फ लड़की की जिंदगी बचाने के लिए एक बार फिर सीता का रुख किया और लड़की मजबूरन उसके साथ साथ सीता पर आ गई। शाबान पानी पे लड़की ने भी पानी से सर निकाला। शाबान का चेहरा देखा और फिर दांत पीसती हुई उसी की जानब लपकी। शाबान एक बार फिर पानी में गोता लगा गया था और इस बार उसने महसूस किया कि लड़की ने दोबारा पानी की गहराइयों में उतरने की जुर्रत नहीं की थी। पानी के नीचे ही नीचे वो दीवानगी के आलम में कुछ भी कर सकती थी।
लेकिन फीता पर जाकर जब उसने सांस लिया तो दोबारा नीचे आने की हिम्मत ना पड़ी। शाबान पानी में रुककर ये जायजा लेता रहा कि लड़की की तरफ से दूसरी कोशिश क्या हो सकती है, और जब उसे ये एहसास हो गया कि लड़की पानी में उतरी है तो उसने नीचे ही नीचे गहराइयों में सिमत का तयन करके उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जहां उसका लिबास मौजूद था। इस बार लड़की उसके रास्ते में मज़ाहम नहीं हुई थी और वो किनारे पर पहुंच गया, लेकिन किनारे पर कदम रखते ही उसने देखा कि लड़की थोसले फारे पर थोड़े फासले पर मौजूद है और वो अपना थोड़ा सा लिबास पहन चुकी थी और बुरी तरह सांस ले रही थी, और वो सिर्फ शाबान की निगाहों से बचने के लिए लिबास पहनने यहाँ तक पहुँच गई थी। फिर उसने अपना पूरा लिबास पहन लिया और जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर लंबी लंबी लेटी वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। शाबान ने जोर से गर्दन झटकी और खुद भी दरख्त की आड़ में जाकर अपना लिबास पहन लिया। वो लड़की से माजरत करना चाहता था। लिबास पहनने के बाद जब वो लड़की के सामने आया तो दफतन ही उसे एक सिमत हट जाना पड़ा। यह सिर्फ एक एहसास था जिसने इस वक्त उसकी जान बचाई, वरना लंबा पतला और नोकदार चाकू इतनी तेजी से उसकी जानब बढ़ा था कि अगर वो उसकी जिद में आ जाता तो शायद ये खास किस्म का चाकू उसके जिस्म के से पार होकर दूसरी जानब निकल जाता, क्योंकि जिस कुव्वत से वो फेंका गया था उसके अकब में मौजूद दरख्त में चाकू कई इंच अंदर धंस गया था। शाबान ने फौरन ही अपने बचाव के लिए दरख्त का सहारा लिया और उसके अकब में आ गया, और यह भी बेहतर ही हुआ क्योंकि लड़की दूसरा चाकू फेंक चुकी थी और ये दूसरा चाकू शाबान के शाने को बिल्कुल छूता हुआ गुजरा था। ये खुशबख्ती थी कि वो इसकी जिद में नहीं आ सका। शाबान एक हाथ सीधा करके जोर से चीख कर कहा,